वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्क के बारे में। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, सभी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में फॉर सर्वाइवल के लिए। और इन एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेसेस। क्या कहते हैं हम? लाइफ प्रोसेसेस। और ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, इनको करने के लिए, यानी कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक जंपिंग, ईटिंग, प्लेइंग, साइकिलिंग, इन सब को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और यही एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में, इस अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ वर्क, इसमें हम अपनी कुछ डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के फेनोमिना के बारे में बात करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे प्लेइंग है, जंपिंग है, साइकिलिंग है। ये सब एक्टिविटीज़ हम जब करते हैं तो हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं हमने वर्क किया। दैट मीन्स वर्क करने का मतलब है कि हमने एनर्जी को यूटिलाइज़ किया, यानी कि हम कहीं पे भी जहाँ पे हमारी एनर्जी लग रही है, यूटिलाइज़ हो रही है, तो हम कहते हैं कि हाँ, हमने वर्क किया। तो यही जो वर्क की डेफिनेशन हमारी डेली लाइफ में है, वही अगर अकॉर्डिंग टू साइंस देखेंगे तो वो बहुत ही अलग है। वर्क को हम डेली लाइफ में क्या कहते हैं? इज़ एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। ठीक है ना? अगर हम अपनी एक नॉर्मल जनरली हम वर्क को हम काम यही कहते हैं ना। हम जब बहुत थक जाते हैं कुछ करके तो हम बोलते हैं ओ हमने तो बहुत सारा काम कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, आप क्या करते हो, बुक के सामने बैठ के पढ़ते रहते हो, घंटों भर पढ़ाई कर ली, यानी कि आपको क्या लगा, आपने उसमें बहुत सारी एनर्जी लगा दी। ठीक है, पढ़ने में आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ कर दी। ठीक है, फिर आपको थकावट महसूस हो जाती है 1-2 घंटे के बाद कि ओ मैंने तो आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया। तो हैव यू रियली डन वर्क? क्या आपने सचमुच काम किया? नहीं। अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम देखेंगे तो आपने वर्क नहीं किया। अकॉर्डिंग टू साइंस, वर्क is said to be done only when there is displacement. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो ही साइंस कहती है कि वर्क है ये। यानी कि अगर आप घंटों बैठ के आपने अपनी बुक को याद किया, सोचा, आपने उसको लर्न किया, दिमाग में आपने बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा याद किया, लेकिन फिर भी साइंस क्या कहती है कि ये वर्क डन नहीं है। वर्क डन तो तब होगा व्हेन देयर इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कुछ डिस्टेंस कवर करना। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज करना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ रॉक। ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि एक बड़ा सा पत्थर है, उसको आप धक्का लगाओ। ठीक है, आप धक्का लगा रहे हो, उसको धक्का लगा रहे हो, लेकिन वो जो पत्थर है, रॉक है, वो मूव नहीं कर रही है। आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दी। ठीक है, आप थक चुके हो, आपको पसीना आ गया, यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो गई, लेकिन फिर भी वो पत्थर नहीं हिला। तो अकॉर्डिंग टू साइंस आपका वो पत्थर नहीं हिला, यानी कि उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। दैट मीन्स नो डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज ज़ीरो, यानी कि नो वर्क डन। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है तो वर्क भी डन नहीं हुआ। हालांकि आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दी, बहुत ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वर्क जो है डन नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू साइंस, बिकॉज देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट। जो पत्थर था, जो रॉक था, वो वहीं का वहीं है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस। जैसे आप रास्ते में हो,
तो एक छोटा सा कंकर पड़ा है या पत्थर पड़ा है ज़मीन पे, तो आपने उसको अपने पैर से किक किया, और जो वो पत्थर है वो उसने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, यानी कि वो जहाँ पे था वो अब वहाँ पे नहीं, वो दूसरी जगह पे है, पोजीशन पे है। यानी कि आपने उस पत्थर पे क्या लगाया, फोर्स लगाई, ठीक है। और जो वो पत्थर था, पेबल था या कंकर बोल सकते हो आप, वो गॉट डिस्प्लेस्ड, यानी कि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, उसने एक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, उसने अपनी पोजीशन चेंज की। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, वर्क इज डन, वर्क इज डन। हालांकि आपने देखा इसमें बहुत कम फोर्स लगी, एक छोटे से कंकर या पत्थर को आपने पैर से किक किया, उसमें कितनी फोर्स लगी, बहुत फोर्स लगी, एज कंपेयर टू जब आप एक रॉक को धक्का दे रहे थे तब तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगी थी। लेकिन फिर भी कहा कि यहाँ पे वर्क नहीं हुआ, बिकॉज रॉक जो थी, जो बड़ा पत्थर था, वो हिला ही नहीं अपनी जगह से, उसने अपनी जगह चेंज ही नहीं की। इसी तरह से जब ये छोटे से कंकर को आपको बोला कि ज़मीन पे आपको बोला पुश करने के लिए, आपने इसको पैर से पुश किया, यानी कि वहाँ पे भी आपने फोर्स लगाई, वहाँ पे भी आपकी एनर्जी यूटिलाइज हुई, लेकिन बहुत ही कम। तो वो जो कम एनर्जी बेशक यूटिलाइज हुई, लेकिन वो पत्थर जो था वो अपनी जगह उसने चेंज की, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, और हम क्या बोलते हैं, वर्क इज डन। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते, एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपको कहा टेबल से आप बुक उठाओ, ठीक है, व्हेन यू लिफ्ट अ बुक टू अ सम हाइट। जैसे मैंने एक जैसे फ़र्ज़ कीजिए पेन है, मैंने पेन को यहाँ से यहाँ उठाया, ठीक है, यहाँ से उठा के मैं ऊपर थोड़ा ले गई, तो क्या हुआ, बहुत ही कम फोर्स लगी, बहुत ही कम फोर्स, बहुत कम एनर्जी यूटिलाइज हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुई। पहले पेन यहाँ था, मैंने इसको उठा के थोड़े दूसरी जगह ले गई, यानी कि इस पेन ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो दैट मीन्स वर्क इज डन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे दो कंडीशंस जो है वो आ रही हैं वर्क डन के लिए। इन अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो वर्क डन होने के लिए दो कंडीशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली कौन सी है, टू कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। अगर आप कहते हैं कि अब वर्क डन के लिए कौन सी ऐसी दो कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है, फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स लगनी चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। और सेकंड है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट जो है दैट मस्ट कवर सम डिस्टेंस, ठीक है, अपनी जगह अपनी पोजीशन ज़रूर चेंज करे, वो चाहे यहाँ से यहाँ ही चलेगा, बट ज़रूर ऐसा हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है। यानी कि ये दो कंडीशंस, इनमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि एक वन ऑफ द कंडीशन भी अगर कोई मिस होती है, तो वर्क इज़ नॉट डन। यानी कि वर्क डन होने के लिए ये दोनों कंडीशन जो है होनी ज़रूरी है। फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, शुड बी अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अब डिफाइन किस तरह से करेंगे, इससे हम ये समझते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स क्रिएट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्क हम तभी कहेंगे कि वर्क हुआ जब एक फोर्स अप्लाई होती है और वो क्रिएट करती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन फोर्स क्रिएट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम इस डेफिनेशन को किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं, हमने दो कंडीशंस देखी। वर्क डन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इन सेम जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों कंडीशंस को, दोनों इक्वेशंस को अगर हम फॉर्मुलेट करेंगे इकट्ठे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F मल्टीप्लाई S, दैट इज वर्क डन को क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आ गया आपका वर्क डन। वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं बताना भूल गई, वर्क जो है इसको हम डिनोट करते हैं W से, ठीक है, कैपिटल W। वर्क इज अ
स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को ही इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड जिसका होगा वही, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब है यूनिट, वर्क डन का यूनिट है। वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, या सीधे आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ वर्क क्या है, हम यहाँ से निकालेंगे W इक्वल टू F इंटू एस। आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था फोर्स जो है उसको हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर में। तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, वर्क इक्वल टू NM, ये आ गया न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसका हम सिंगल यूनिट क्या है, जोल। जोल को, वर्क को हम जोल में भी मेजर करते हैं। नाउ अगर हमें 1 जोल डिफाइन करना हो कि 1 जोल किसके बराबर होता है, तो दिस इज, जैसे 1 जोल किसके बराबर था, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन when 1 Newton force is applied on an object and it shows the displacement of 1 meter। यानी कि 1 जोल कब कहेंगे हम, 1 जोल हम उस वक्त कहेंगे जो वर्क डन है, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को कहेंगे जब 1 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को और वो ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है, तो हम उसको कहेंगे 1 जोल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, 1 joule of work is said to be done when 1 Newton force is applied on an object and it shows the displacement by 1 meter। तो अब आपने समझ लिया कि वर्क जो है तभी होगा, अगर हम साइंटिफिकली हम देखेंगे कि वर्क तभी होगा जब 2 कंडीशन जो है सेटिस्फाई होंगी, यानी कि फोर्स, देयर मस्ट बी फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, द ऑब्जेक्ट मस्ट शो द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट ज़रूर दिखाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फर्ज कीजिए एक कूली है, ठीक है, वो बैग को अपने सर पे लेके खड़ा है बिल्कुल। ठीक है, किसी स्टेशन पे वो बैग, भारी भरकम बैग है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम बैग है, या कुछ भी आप ले लो, वो सर पे लेके खड़ा है। ठीक है, हालांकि उसको बहुत एनर्जी लग रही है, उसको, उसके पसीने निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, वर्क इज नॉट डन, बिकॉज वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक छोटा बच्चा मान लीजिए, एक वो खेल रहा है खिलौने से, जैसे एक वो होते हैं ना, छोटा सा टॉय होता है जिसके साथ रस्सी लगी होती है, फर्ज कीजिए वो उसको खींच रहा है, छोटा सा टॉय है, तो वो क्या हो रहा है, वर्क इज डन। ठीक है, वहां पे हम कहेंगे वर्क इज डन, क्योंकि वो जो टॉय जो है वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, हालांकि बच्चा भी उस पर थोड़ी सी फोर्स लगा रहा है और वो टॉय भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, वर्क इज डन। तो देखिए मैंने यहाँ से भी सिंपल, अगर आपके यहाँ से डेफिनेशन देखनी है आप यहाँ से भी देख सकते हो, वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज W इज इक्वल टू F इंटू एस। W क्या है, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, F फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, S डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यूनिट मैंने आपको आगे डिफाइन कर दिया, न्यूटन मीटर या फिर हम जोल। ठीक है, तो ये आ गया आपकी वर्क की, अच्छे से आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, अच्छे से फॉर्मुलेट कैसे करना है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव है या ज़ीरो है, और किस कंडीशंस में ये सब होता है। ठीक है, तो चलिए टेक केयर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयारी करेंगे। बाय बाय।